महत्वपूर्ण मानकर पढ़ाया जाता है। हम समझने का प्रयास करेंगे कि इसकी कितनी उपयोगिता है और सरलता से इसे कैसे सीख सकते हैं। परिचय। संस्कृत भाषा में सामान्यतः एक शब्द या पद में दो स्वर निकट नहीं आते हैं। जी, ये बात बहुत ध्यान देने की है कि दो स्वर निकट नहीं आते। यदि दो स्वर निकट आ जाएं तो उनमें संधि हो जाती है और वो मिलकर एक स्वर बन जाते हैं। दो स्वर निकट आने पर दोनों मिलकर दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर बन जाते हैं। कई स्थानों पर व्यंजनों में भी परिवर्तन हो जाते हैं। इसी परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक। संधि का मूलभूत कारण या आधार क्या है, तो ये समझ लेंगे तो हमें सुविधा होगी। अब जो भी कारण हो, सामान्यता वैदिक भाषा में और लौकिक संस्कृत में भी सामान्यता दो स्वर निकट नहीं आते, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कभी आ ही नहीं सकते, सामान्यता नहीं आते। अर्थात यदि कभी कहीं आ जाएंगे तो उसे एक प्रकार का अपवाद माना जाएगा। अधिकांशता दो स्वर निकट नहीं आते, इसे नियम माना जाता है। नियम का भाव यही है, जो अधिकांशता होता है वो नियम, और यदि कभी वो नियम से हट करके कुछ हो तो वो अपवाद। तो चूंकि संस्कृत भाषा में ऐसा कुछ प्रचलन है कि दो स्वर बहुत निकट नहीं आ सकते, उनमें संधि हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, फिर इस बात को हमें समझना है। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि किसी एक व्यक्ति ने, जिसे आप व्याकरणाचार्य या कुछ भी कह लें, उसने कोई ऐसा नियम बना दिया तो सबको उसका पालन करना पड़ता है, ऐसा नहीं। संस्कृत भाषा मूल रूप से जिस क्षेत्र में जिन लोगों के द्वारा बोली जा रही थी अति प्राचीन काल में, कह सकते हैं उन लोगों के जीवन शैली, उच्चारण शैली, बोलचाल का तरीका कुछ ऐसा रहा, जो कहें कि उनके उच्चारण में शीघ्रता थी। जैसे हम लोग बहुधा अभी भी बात करते हैं, कर रहे हैं, तो कुछ रुक रुक कर बोलते हैं, जिससे हमारी बात पूरी तरह आप तक पहुंच जाए। उस क्षेत्र में जो भी भौगोलिक आदि कारण रहे हों, उच्चारण में कुछ शीघ्रता होती थी, ऐसा हमें मानना होगा इस विषय को समझने के लिए। जब बहुत शीघ्रता से उच्चारण होगा तो कहीं ना कहीं मिलेंगे, अत्यधिक निकट आ जाएंगे तो परिवर्तन ध्वनियों में भी हुआ और ऊर्जा में, वस्तुओं में भी होता है। यह प्राकृतिक नियम है, प्राकृतिक सत्य है। तो इस प्रकार से बोलचाल में दो शब्दांश या शब्द मिलकर कभी समास बना तो स्वाभाविक है उसको अति शीघ्रता में हम एक साथ एक शब्द एक पद के रूप में बोलेंगे। तो दो स्वर यदि निकट आ रहे हैं तो वो जुड़ करके एक हो जाएंगे। इसे आप लगभग अनिवार्य संधि कह सकते हैं। ऐसा संस्कृत भाषा में सामान्यता प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इसको ये कहा गया कि वैदिक और संस्कृत भाषा में दो स्वर निकट नहीं आते, निकट आएंगे तो उनमें परिवर्तन होगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा या संयुक्त स्वर हो जाएगा, इसको स्वर संधि कहा गया। कभी कभी व्यंजन भी जब दो निकट आ जाते हैं, दो व्यंजन के निकट आने का भाव समझ लें, उनके मध्य कोई स्वर न हो, तभी तो व्यंजन निकट आएंगे। सामान्यता व्यंजन के पश्चात स्वर होता है, सामान्यता होता है। शब्दों के अंत में व्यंजन हो सकता है,
परंतु सामान्यतः हम मानते हैं कि उच्चारण जब करते हैं तो स्वर होगा। यदि पहले स्वर है तो बाद में व्यंजन अस्वर हो सकता है, अन्यथा अंत में तो स्वर आना आना है, क्योंकि बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण हो नहीं सकता। अब यदि उसके निकट कोई दूसरा शब्द है जिसको जोड़ के हम समास आदि करना चाहते हैं या विभक्त प्रत्यय जोड़ रहे हैं, तो दो व्यंजन निकट आएंगे, तो उच्चारण स्थान और उस उच्चारण स्थान में जो वर्णों का क्रम है उसके अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन हो जाएंगे। इसी को संधि कहा जाता है, संधि के नियम कहा जाता है, संधि से होने वाला विकार कहा जाता है। विकार का अर्थ है विशेष कार्य, जो कुछ विशेष रूप से हो जाए वो विकार। जैसे ज्ञान, विज्ञान। हाँ, ये भी ठीक है कि वि उपसर्ग का अर्थ हमने विशेष किया, सामान्यता होता है, परंतु कभी कभी योग से वियोग भी हो जाता है। वि के दोनों अर्थ हैं, विशेषता है, तो जैसी विशेषता आ जाए सकारात्मक या नकारात्मक, तो जहां वो विषय नहीं है, यहाँ हमारा विषय आज संधि का है। तो इस प्रकार से संधि होती है और उसमें जो वर्णों में परिवर्तन होता है इसी को हम संधि विकार, संधि से होने वाला विकार या संधि के नियम कहते हैं। विशेष इस प्रकार नया शब्द उच्चारण में सुगम तथा सुगठित हो जाता है। यह बिल्कुल ठीक बात है। ऐसा नहीं कि संधि का कोई उपयोग नहीं है, कोई लाभ नहीं है। दो शब्द जब मिल करके एक शब्द बनेंगे तो वो शब्द उच्चारण में सुगम तथा सुगठित हो जाएगा। देखेंगे अलग अलग बोलने में आपको कुछ असुविधा होगी, ध्यान देकर बोलना पड़ेगा। बोल सकते हैं परंतु सहज भाव से बोलेंगे संधि होकर के, तो उसका उच्चारण सरल हो जाता है, सहज सुगम हो जाता है। ये ठीक बात है। अतः संधि का प्रयोग नए शब्द बनाने में उपयोगी है, ये बिल्कुल ठीक बात है। अब जैसे हम लोगों की पुस्तक वेदायन है, वेदायन में दो शब्द हैं, वेद और अयन। अब आप बोलें वेद अयन, तो आपको रुक करके वेद पर फिर अयन कहने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। यदि शीघ्रता से वेद अयन ही बोलना चाहेंगे हम, तो वो दोनों का आ लघु आ मिलकर के दीर्घ हो जाएगा। वेदायन सहज भाव से हम बोलेंगे, जो कहें कि वेद अयन प्रयास करके बोलना पड़ेगा, वेदायन आप सरलता से बोल सकते हैं। तो ये संधि हो गई, वेद और अयन दो शब्दों में संधि होकर वेदायन पद बन गया। ये हमें प्रयोग में, उच्चारण में, बोलने में सरल और सुगम हो गया। इस प्रकार से जो संधि की प्रवृत्ति है संस्कृत भाषा में, वो उपयोगी सिद्ध हुई। यह प्रवृत्ति केवल संस्कृत भाषा में नहीं है, यह विश्व की लगभग सभी भाषाओं में होगी। न्यूनाधिक हो सकती है, आधुनिक भाषाओं में उतना नहीं है, प्राचीन भाषाओं में अधिक है, परंतु है। तो तुमने कहा कि अतः संधि का प्रयोग नए शब्द बनाने में उपयोगी है, ये ठीक बात है। अब इसकी विपरीत स्थिति क्या होती है? एक वाक्य के सभी पदों को संधि कर एक पद जैसा बना देने के जटिल प्रयोगों ने ही संस्कृत को जनसामान्य से दूर कर दिया है। यह कटु सत्य है, हमें जानना चाहिए। अतः संधि को बहुत आवश्यक होने पर ही प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा प्रकृत भाव ही रखना चाहिए। हम लोगों ने इससे पहले प्रकृत भाव पढ़ा, संस्कृत व्याकरण के नियमों के अनुसार। कहीं कहीं नित्य प्रकृत भाव है, स्थायी प्रकृत भाव है, अनिवार्य प्रकृत भाव है, अर्थात वहां संधि नहीं होगी, वे अलग अलग ही उच्चारण किए जाएंगे। और दूसरे वैकल्पिक प्रकृत भाव भी हमने कहा, बताया, कल हम लोगों ने चर्चा की कि वहां पर आपके पास विकल्प है, आप संधि कर दें तो भी व्याकरणाचार्यों के बनाए नियमों के अनुसार ठीक है, संधि ना करें
अलग अलग बोलें तो ही ठीक है। तो वर्तमान समय में आधुनिक भाषाओं में हमारी आज की प्रवृत्ति के अनुसार संधि किए बिना बोलने, लिखने, समझने में हमें सुविधा हो रही है, तो वहां पर भी हम संधि ना करें। यही यहां पर यह बात कहने का हमारा आशय है कि जहां वैकल्पिक प्रकृति भाव संभव है, अर्थात संधि करें या प्रकृति भाव रखें, ये हमारे ऊपर निर्भर है, व्याकरणाचार्यों ने इसकी अनुमति दी है, तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए। अब आइए आगे हम संधि विभाग, संधि के नियमों को समझने का कुछ प्रयास करते हैं। संधि विभाग 3 है, अर्थात संधि के नियम, संधि के से होने वाले विकार को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला स्वर संधि, दूसरा विसर्ग संधि और तीसरा व्यंजन संधि। हमने इसको इस क्रम में रखा है। हो सकता है कुछ अन्य पुस्तकों में इसके क्रम कुछ अलग हो, कोई बात नहीं, पढ़ना हमें सब है। हमें लगा कि इस क्रम से हमें समझने में सुविधा होगी, इसलिए हमने इस क्रम से रखा है। तो पहला संधि है, संधि का पहला विभाग है स्वर संधि। आज हम लोग प्रयास करें कि स्वर संधि को समझ लें, शेष कल देखेंगे। तो स्वर संधि क्या है, परिचय में कह रहे हैं कि संस्कृत में सामान्यता किसी शब्द में 2 स्वर स्वतंत्र रूप से निकट नहीं रहते हैं। जब 2 स्वर निकट होते हैं तो मिलकर दीर्घ या संयुक्त स्वर बन जाते हैं। कभी कभी स्वर के स्थान पर अंतस्थ व्यंजन भी आ जाता है, इसे स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि में क्या होगा, जब 2 स्वर निकट आएंगे तो 3 परिवर्तन संभव हैं। या तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर बन जाएंगे, या संयुक्त स्वर बन जाएंगे, या अंतस्थ व्यंजन बन जाएंगे, अंतस्थ हो जाएंगे। 3 रूपों में स्वर संधि होती है। ठीक। विशेष अधिकांश संस्कृत शब्दों में 2 स्वर निकट नहीं आते हैं, परंतु इसे नियम नहीं कहा जा सकता है, इसके अपवाद भी हैं। तथा वेद में आया हुआ तितौना पद इसका प्रचलित उदाहरण है। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं। आधुनिक काल में तो सामान्यतः संधि होती ही नहीं, बहुत होते ही होते हैं, और कह सकते हैं वैदिक काल में इसके उदाहरण अत्यल्प मिलते हैं। लौकिक संस्कृत में स्वाभाविक रूप से तो कुछ अधिक मिल सकते हैं, परंतु संधि की ओर प्रवृत्ति बढ़ते जाने से जो साहित्यिक संस्कृत कहें हम, उसमें तो इतनी संधियां होने लगी कि वो बिल्कुल लोप ही हो गया प्रकृति भाव का लगभग। ठीक है। तो स्वर संधि में भी कुछ उपभेद होंगे। पहला दीर्घ स्वर संधि। परिचय, जब लघु या दीर्घ 2 समान मूल स्वर मिलते हैं तो उनके स्थान पर दीर्घ मूल स्वर हो जाता है। सबसे सीधा सरल नियम। उदाहरण कहा गया, पीत और अंबर जब जुड़ेंगे तो पीतांबर हो जाएगा। कैसे हो गया, पीत शब्द में ता के पश्चात आ, लघु आ है, पीत के अंत में लघु आ है, और अंबर के पूर्व सबसे पहले भी लघु आ है। ये दोनों लघु आ मिले तो दीर्घ आ हो गया। हरि ईश, हरि में अंत में लघु ई है और ईश में प्रारंभ में दीर्घ ई है। ये लघु ई और दीर्घ ई मिले तो भी दोनों मिलकर दीर्घ ई हो गए, तो हरि और ईश मिलकर हरीश हो गया, है ना। इसी प्रकार से गुरु और उत्सव है, गुरु के अंत में लघु ऊ है, उत्सव के पूर्व में लघु ऊ है, दोनों मिलकर दीर्घ ऊ हो गए, तो गुरु उत्सव मिलकर गुरु उत्सव बन गया। तो दीर्घ स्वर संधि तो बहुत सरल है। जब 2 स्वर निकट आएंगे और वो एक प्रकार से एक ही स्वर होंगे, वो लघु हो या दीर्घ, केवल इतना अंतर होगा।
तो पहले वाला लघु या दीर्घ हो, बाद वाला लघु या दीर्घ हो, स्वर वही होगा, तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाएंगे, बस इतनी सी बात। तो दीर्घ स्वर संधि यहां संपूर्ण, दीर्घ स्वर संधि में केवल इतना है। वही स्वर होगा, लघु हो या दीर्घ हो, पहले भी और पश्चात भी, दोनों मिलकर दीर्घ हो जाएंगे। जो भी शब्द हो आप इस तरह समझ सकते हैं। इसके पश्चात दूसरा है संयुक्त स्वर संधि। संयुक्त स्वर संधि में दो असमान स्वर मिलेंगे, उनकी संधि होकर के संयुक्त स्वर बन जाएगा। ए, ऐ, ओ, औ, इन चार को संयुक्त स्वर कहते हैं, क्योंकि ये स्वर मूल स्वरों से मिलकर बनते हैं। इनसे संबंधित संधि नियमों को संयुक्त स्वर संधि कहा जाता है। विशेष मूल स्वरों से मिलकर जब संयुक्त स्वर बनते हैं, अथवा मूल से संयुक्त स्वर मिलकर संयुक्त स्वर बनते हैं, तो इसे संयुक्त स्वर कहते हैं। दो मूल स्वर मिलेंगे, वो मिल करके संयुक्त स्वर बन जाए, या एक संयुक्त स्वर पहले से है, एक मूल स्वर है, मिला तो संयुक्त स्वर बन जाए, तो वो संयुक्त स्वर संधि कहलाएगा। ठीक बात है। इसमें नियम एक, जब आ लघुआ दीर्घ आ, इसके पश्चात ई लघु ई दीर्घ ई, अथवा उ लघु दीर्घ उ कोई आएगा, आते हैं, तो उनके स्थान पर संयुक्त स्वर ए या ओ हो जाता है। तो इसको समझें, कैसे होगा। जैसे जन और इंद्र मिलेंगे, तो जन के अंत में लघु आ है, उसके पश्चात इंद्र जुड़ना है, तो इंद्र में सबसे पहले लघु ई है। ये आ और ई मिलेंगे तो क्या होगा, ए हो जाएगा। आ और ई मिलकर ए हो गए, तो जन इंद्र क्या हो गया, जनेंद्र बन गया। पद उन्नति, पद के अंत में लघु आ है, उन्नत से पूर्व ऊ है, लघु ऊ है, तो आ और ऊ मिले तो ओ हो गया, तो पद और उन्नति मिलकर पदोन्नति। ठीक। तो ये हमको बिल्कुल गणती तरीके से सीखना है। आ में ई जुड़ा तो ए हुआ, आ में ऊ जुड़ा तो ओ हुआ। नियम 2, यदि आ या आ के बाद ए या आए आए, अब देखिए आ या आ जो है, ये तो मूल स्वर है। इसके पश्चात जब आ रहे हैं ए और आए, ये पहले से संयुक्त स्वर हैं, तो उनके स्थान पर आय हो जाता है। ठीक। अब एक ए तो पहले से है ही, या ऐ भी हो सकता है, तो फिर ऐ ही होगा, क्योंकि ए और ऐ में आ तो पहले से है ही। पहले नियम में हमने क्या देखा, ए कैसे बना, आ और ई मिलकर ए बना। अब इस ई से ए हुआ, ए से पहले एक आ और आ जाए तो ऐ हो जाएगा, सीधी सी बात। ठीक। तथा ओ या औ आए तो उसके स्थान पर औ हो जाएगा। आ ऊ मिलकर ओ बना था, अब इसमें इस ओ से पहले एक आ और आ जाए तो औ हो जाएगा। देखिए इसके उदाहरण समझ लेते हैं। सदा और एव, सदा में एव जुड़ेगा, तो सदा में आ अंत में है और एव में ए पहले है, तो सदा का आ और एव का ए, आ और ए जुड़े तो आ ए मिलकर ऐ हो गए, सदा एव मिलकर सदैव। इसी प्रकार से धन और ऐश्वर्य, धन के अंत में आ, ऐश्वर्य से में पूर्व है ऐ, तो ये आ और ऐ मिले तो आ ऐ मिलकर भी ऐ हो गए। ठीक। ऐसे तंडुल और ओदन, तंडुल के अंत में आ,
ओदन के पूर्व ओ, तो आ और ओ मिलकर तंडुलोदन, है ना, तंडुलोदन बन गया। जरा औषधि, जरा के अंत में आ और औषध के पूर्व में औ, तो ये आ और औ मिले तो जरौषधि बन गए। ऐसे वन और औषधि मिलकर वनौषधि शब्द बनता है। वनौषध शब्द प्रचलित है, आपने सुना होगा। तो ये वनौषधि हो जाता है।